बीजेपी के लोग तो राजनीति के लिए राजनीति कर रहे हैं, उनको हिमाचल की जनता से कोई लेना देना नहीं। जिन्होंने 7-7 लाख दिया जिसका घर गया, और कहां से दिया? हिमाचल में अपना खर्चों में कटौती करके। हेली टैक्सी का किराया बिल्कुल जनता और आम आदमी के अनुरूप होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब बजट प्रस्तुत किया, बजट में राज्य किसान आयोग की स्थापना करने का उन्होंने घोषणा की। अदरक में पहली बार 30 रुपए प्रति किलो MSP लागू की गई। गाय का दूध 61 रुपए, भैंस का दूध 71 रुपए कर दिया गया है। पांगी में मटर और राजमा आदि उचित दाम नहीं मिलता था, उचित स्थान नहीं मिलता था, उसके लिए ये मंडी बनेगी। कि हमारे जो भेड़ पालक हैं, गुज्जर हैं, चरवाहा हैं, उनके लिए 300 करोड़ की एक पहल योजना लेके माननीय मुख्यमंत्री यहाँ बजट में आए। हमारी RGD बंद कर दी गई, पहली बार हुआ इतिहास में। जो जल जीवन मिशन के लिए पैसा आया था, उसके लिए रेस्ट हाउस बना दिया आप लोगों ने। एक इतिहास रचेंगे माननीय मुख्यमंत्री, दोबारा से सत्ता में आएंगे, सरकार रिपीट होगी। ये मैं बता दूं, भाजपा के लोग सपने देखना बंद करें। सुक्खू सरकार का चौथा बजट 54,928 करोड़ का बजट जैसे ही अनाउंस हुआ, विरोधियों ने अपने मोर्चे खोल दिए, या कहें विपक्षी दलों ने अपने मोर्चे खोल दिए और कहा कि ये बजट जो है ये निराधार है, इसमें जनता के साथ इंसाफ नहीं किया गया। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं APMC अध्यक्ष ललित ठाकुर जी, जो कि समय समय पर राजनीति से जुड़ी हुई प्रतिक्रिया जनता के समक्ष रखते हैं। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करूंगा अनंत ज्ञान न्यूज चैनल में। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो बात की जाएगी 54,928 करोड़ का बजट, और पिछले साल के मुताबिक अगर मैं ग्राफ की बात करूं 3,586 करोड़ के बजट की कटौती। सबसे पहले ये कटौती क्यों सर? देखिए, सबसे पहले आपका अनंत ज्ञान का बहुत बहुत धन्यवाद। कटौती की बात मैं करूं, जब भाजपा की सरकार थी, जयराम जी मुख्यमंत्री थे, केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार थी, तो GST, सेस और RDG इसका लगभग 17,000 करोड़ के करीब हिमाचल को मिलता था, जो कि भाजपा सरकार ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना बंद हुआ उतनी कटौती नहीं की गई है। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग का ख्याल रखा है, और कहते हैं ना, एक गागर में सागर भरना, उसको भरने का प्रयास किया है। हिमाचल की जनता के हितों की रक्षा के लिए, उनके आर्थिक उत्थान के लिए, उनकी आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए, हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये एक ऐतिहासिक बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है। मैं सबसे पहले बात करूंगा, एक बड़ी ऐतिहासिक बात की गई इस बार बजट में, जिसकी विपक्ष ने भी तारीफ की, लेकिन सवाल उस क्वेश्चन पे भी खड़ा है। क्वेश्चन ये है कि हेली टैक्सी की बात की गई कि चंबा से शिमला हेली टैक्सी शुरू की जाएगी, लेकिन किराए को लेकर बात नहीं की गई। क्या ऐसा तो नहीं कि जेब पे भार पड़ने जा रहा आम आदमी के जब ये सुविधा शुरू होगी? क्या कहते हैं इसको लेकर? हेली टैक्सी का किराया बिल्कुल जनता और आम आदमी के अनुरूप होगा। न्यूनतम जो किराया निर्धारित किया जाएगा, किसी की भी जेब के ऊपर कोई भार नहीं डाला जाएगा। सर, मैं बात करूंगा, आप कृषि सेक्टर से जुड़े हैं, APMC के अध्यक्ष है चंबा के। कृषि सेक्टर को लेकर, जो प्राइमरी सेक्टर भी कहा जाता है, बैकबोन भी कहा जाता है, कहते हैं अधिकतर जो परसेंटेज है भारत की वो अभी भी कृषि से जुड़ी हुई है। इसको लेकर कौन कौन से ऐसे फैसले लिए गए जो ऐतिहासिक है इस बार के बजट में? देखिए, हिमाचल प्रदेश की अधिकांश जनता जनार्दन जो है गांव में निवास करती है, और उनका मुख्य कारोबार, उनका व्यवसाय कृषि है। कृषि, पशुधन, लोगों की आर्थिकी कृषि के ऊपर निर्भर करती है, और किसान हमारे अन्नदाता हैं। अगर किसान अन्न नहीं उगाएंगे तो हम लोग क्या खाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री ने जब से सरकार में ये माननीय मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला है, हर वर्ग का ख्याल रखा है। बात करूं कृषि के संबंध में, तो आपको ज्ञात होगा, जब 15 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी पांगी में गए थे, तो पांगी को एक प्राकृतिक उपमंडल घोषित किया था, और किसानों की, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, किसान, उनकी आर्थिकी कैसे सुदृढ़ हो, उनकी जेब में कैसे पैसा आए, इसकी चिंता करते हुए वहाँ पे उन्होंने, और जो कीटनाशक वगैरह छिड़काव होते हैं, केमिकल वगैरह, केमिकल रहित कैसे अनाज हमें मिले, लोगों को कृषि के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान उन्होंने रखा। तो वहाँ प्राकृतिक उपमंडल घोषित किया, और वहाँ से उन्होंने किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए वहाँ पे जो जौ तैयार होता है प्राकृतिक तौर पे, उसका न्यूनतम मूल्य 60 रुपये रखा। वहाँ का
जब ये सारा एमएसपी का निर्धारण हुआ, उसके पश्चात ये खरीदा गया। प्राकृतिक रूप से उगाई गई मक्की 40 रुपये प्रति किलो खरीदी गई। आप देखेंगे आज तक किसी भी दुकानदार ने बाजार में 18 से 20 रुपये प्रति किलो के ऊपर मक्की नहीं खरीदी। ये पहला मौका था जब सरकार किसानों की प्राकृतिक रूप से उगाई गई मक्की 40 रुपये खरीदी गई और जौ 60 रुपये खरीदा गया। तो क्या बदलाव किया गया इस बार मक्की को लेकर? इस बार और ज़्यादा बदलाव किसानों के हित में किए गए। सबसे पहले तो इतनी सरकारें आई, किसी ने भी किसानों के बारे में सोचा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब बजट प्रस्तुत किया, बजट में राज्य किसान आयोग की स्थापना करने का उन्होंने घोषणा की। किसानों को एक मंच मिल जाएगा अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। राज्य किसान आयोग का गठन होगा। उसके पश्चात ये पहली बार हुआ कि किसानों के द्वारा जो उत्पाद तैयार किए जाते हैं, उगाए जाते हैं, जैसे अदरक उगाया जाता है, अदरक में पहली बार 30 रुपये प्रति किलो एमएसपी लागू की गई। जो मक्की 50 रुपये खरीदी जा रही थी, अब उसका एमएसपी का निर्धारण 50 रुपये किया गया है। जो जौ पांगी में और जो प्राकृतिक रूप से उगाया गया जौ 60 रुपये था, उसका न्यूनतम मूल्य 60 रुपये से बढ़ाकर 80 कर दिया गया है। इसी तरह गाय का दूध 61 रुपये कर दिया गया है और भैंस का दूध 71 रुपये कर दिया गया है। और पांगी घाटी को प्राकृतिक उपमंडल घोषित करने के बाद वहाँ पर जितने भी हमारे किसान भाई हैं, उन्होंने इस ओर काफ़ी ध्यान दिया और उत्पादन क्षमता उन्होंने बढ़ाई और मंडियों तक पहुंची। यहाँ चंबा में भी मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश के, तो चंबा में भी बहुत सारे ऐसे किसान रजिस्टर हुए एग्रीकल्चर विभाग में, और उन्होंने प्राकृतिक रूप से उगाई गई मक्की विभाग द्वारा खरीदी गई और उनको सीधा उसका उचित दाम मिला। सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जब से आपने एपीएमसी की कुर्सी संभाली है, क्या चंबा शहर के अंदर या चंबा ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोगों ने एग्रीकल्चर को और अडॉप्ट करना स्टार्ट किया? क्योंकि सबसे बड़ा जो गैप हमने भी फाइंड आउट किया वो ये है, सरकार स्कीम लॉन्च कर रही है लेकिन आम जनता तक कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, वो स्कीमें नहीं पहुंच पा रही। तो एक आदमी को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं खेती अडॉप्ट करूं तो उसमें फ़ायदा क्या, मैं रोजगार के रूप में अडॉप्ट करूं तो उसमें फ़ायदा क्या, और मैं इसे करियर के ऑप्शन में चूज करूं तो मेरा फ़ायदा क्या। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी गत वर्ष मैं पांगी घाटी के दौरे पे था और हमने हर पंचायत में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। वहाँ के लोगों को बुला करके हर पंचायत घर में कृषि की जो सरकार द्वारा स्कीमें दी जा रही है, जो अनुदान दिए जा रहे हैं, चाहे वो मशीनरी के ऊपर हो, चाहे बीज के ऊपर हो, चाहे उनको कुछ और सुविधाएं देने की बात हो, हमारे साथ पूरे जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होते हैं वो भी साथ थे, विभाग के अधिकारी कर्मचारी, और हमने पांगी घाटी की सभी पंचायतों में ये कैंप लगाए। और आने वाले समय में डिजास्टर हो गया नहीं तो हमने ये बाकी पूरा चंबा जिला में इस तरह के हमने कैंप आयोजित करने हैं। जैसे ही ये मौसम थोड़ा ठीक होता है और ये पंचायती राज के चुनाव संपन्न होते हैं, हम पूरे जिला में इस तरह के कैंप आयोजित करेंगे। यहाँ भी हमने आयोजित किए, महला में किया, बंदला में किया, सुनारा में किया, बहुत सारे कैंप हमने आयोजित किए किसानों को जागरूक करने के लिए। सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं किसानों के लिए चलाई जाती हैं, बागवानों के लिए चलाई जाती है, उन सब को हम किसानों को, बागवानों को बता रहे हैं और किसान और बागवान उसका अनुसरण भी कर रहे हैं, लाभ भी उठा रहे हैं। इसी तरह हमारे यहाँ चंबा में जब एक ही मंडी है, जो किसान बागवान अपना उत्पाद लाते हैं, तो एक छोटी सी मंडी है बालू में, तो हमने इसका विस्तारीकरण का सोचा। हमने एक तीसा में सब यार्ड तैयार हो गया हमारा, बहुत जल्द हमारा उसका उद्घाटन होने वाला है। उसके पास 2 करोड़ 13 लाख की लागत से पांगी का टेंडर लगा दिया गया है। पांगी में भी एक सब यार्ड बनेगा किसानों का। जो पांगी में मटर और राजमा आदि बहुत सारी ऐसी उपजें हैं, वो उनको उचित दाम नहीं मिलता था, उचित स्थान नहीं मिलता था, उसके लिए ये मंडी बनेगी। बरमौर के खड़ामुख में हम उसका टेंडर लग गया है ऑनलाइन, वहाँ पे खड़ामुख में एक मंडी तैयार कर रहे हैं। इसी तरह सलूनी में एक DRDA की बहुत जर्जर हालत में एक पुरानी बिल्डिंग थी, मैंने DC साहब से बात की और वो हमने टेक ओवर कर ली है और उसका भी अब एस्टिमेट वगैरह बना के हम भेजेंगे। तो हर जगह हम, और भटियात में हटली में भी एक सब्जी मंडी का निर्माण किया जा रहा है। जैसे ही लैंड ट्रांसफ़र होती है तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने जहाँ बताया है वहाँ पे मंडी का निर्माण होगा
और बहुत जल्दी होगा। जैसे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से हमें लैंड मिलती है। हमारे कहने का मतलब है ये मंडियों का निर्माण इसलिए किया जा रहा है ताकि किसानों को अपना उत्पाद बेचने के लिए उचित स्थान मिले, उचित दाम मिले। जी, मैं बात करूंगा महिलाओं को सुविधा देने की बात है। अक्सर बात कही जाती है, चर्चाओं में रहती है प्रदेश सरकार, लेकिन इस बार महिलाओं के लिए क्या खास पेश किया गया है बजट में जिससे महिलाओं को ये सुविधाएं मिलेंगी? बिल्कुल, महिलाओं के लिए भी बहुत सारी स्कीमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट में उसको स्थान दिया गया है। महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली पात्र महिलाओं को 3 लाख रुपए तक का ऋण जो है उसमें अनुदान भी होगा, ये दिया जाएगा और इसमें इकाइयां स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह मुख्यमंत्री शुभ विवाह योजना शुरू की गई है। जो 21 साल से ऊपर की बच्चियां होंगी उनकी शादी के लिए पात्र बीपीएल परिवार से हो, जो भी उसमें पात्रता रखी गई है उस हिसाब से 51,000 की आर्थिक सहायता उनको दी जाएगी। बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारी महिलाएं आंगनबाड़ी में हैं, दूसरी सहायिकाएं हैं और जितनी भी महिलाएं काम करें उनके मानदेय में भी वृद्धि की गई है। हर तरह से महिलाओं का ख्याल रखा गया है। इस बार सरकार महिलाओं को सुविधाएं देने जा रही है, जो आपने बात की, खासकर बीपीएल जो महिलाएं हैं। एक और बात निकल कर आती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। कहा जाता है कि चंबा कहीं ना कहीं इग्नोर है खेल की दुनिया से। क्या इस बार बजट में खेल को लेकर भी कोई बात की गई, कोई कॉलेज डेवलप करने की खेल योजना के तहत? बिल्कुल, इस योजना के अंतर्गत चंबा जिला के 2 कॉलेज जो हैं, महाविद्यालय चंबा और चुवाड़ी को स्थान दिया गया है। ऐसा नहीं है कि चंबा को कुछ नहीं मिला, चंबा को बहुत कुछ इस बजट के माध्यम से मिलेगा। उसमें स्थान दिया गया चंबा और चुवाड़ी महाविद्यालयों को। सर, मेरा तो एक प्रश्न है कि अगर चंबा को इस बार बजट में जो स्थान मिलना चाहिए था या जो सुविधाएं मिलना चाहिए इस बार बात की गई है, अभी तक कांग्रेस सरकार द्वारा प्रॉपर एक ऑफिशियल मीटिंग क्यों नहीं की गई चंबा में, ताकि इसके बारे में आम जनता को बताया जाए? देखिए जी, आपने मेरे से कृषि संबंधी बात की, मैं उसका जवाब देने में सक्षम हूँ। जो पार्टी के इसके प्रवक्ता हैं या प्रतिनिधि हैं पार्टी के, जो इस का उत्तर देने में सक्षम है, इसका जवाब वही दे सकते हैं। हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि विपक्ष बैक टू बैक हमले कर रहा है, बार बार उंगली उठा रहा है बजट पे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक ऑफिशियली नहीं आई सिवाय फेसबुक पोस्ट के। होना ये चाहिए था कि जिस दिन बजट अनाउंस हुआ उससे अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर इसके बारे में बताना चाहिए था। आपको नहीं लगता ये नीति कहीं ना कहीं गलत है, कांग्रेस पार्टी के हित में नहीं है? देखिए, विपक्ष का काम तो आरोप लगाना है। उनके पास ना कोई मुद्दा है, ना नीति है, ना नीयत है। उनको विरोध के लिए विरोध करना है। हमारे 7 लोकसभा और राज्यसभा में सांसद बैठे हैं। हमारी आरजेडी बंद कर दी गई, पहली बार हुआ इतिहास में। जब से हिमाचल का गठन हुआ है पहली बार हुआ, आरजेडी बंद कर दी गई। 7 सांसद बैठे हुए हैं, मौन धारण करके रखा है। क्यों नहीं बात करते हिमाचल की हितों की? जो वहाँ कुठाराघात हो रहा है हिमाचल के ऊपर, उसको लोकसभा और राज्यसभा में क्यों नहीं रखा जाता है? क्यों मांग नहीं की जाती है? हमारे बीजेपी के लोग तो राजनीति के लिए राजनीति कर रहे हैं, उनको हिमाचल की जनता से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक चीज और प्रश्न पूछना पाऊंगा। आरडीजी तो सेकेंडरी मुद्दा है, क्या 1500 करोड़ रुपए की जो बात की गई थी उस पर अभी तक कोई आपको पैसे इशू किए गए सरकार को, प्रदेश सरकार को, राहत पैकेज में? इतना बड़ा डिजास्टर हिमाचल प्रदेश में आया 2 बार, और ये तो माननीय मुख्यमंत्री का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने स्तर पर आपदा पीड़ितों की मदद की। ग्राउंड जीरो पर जाकर के हमारी सरकार का एक मंत्री, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर जाकर के लोगों को की मदद की, उनको आर्थिक सहायता दी। मैं आपको बता दूं, इससे पूर्व जब भी कोई आपदा आती थी, हमारा किसी आदमी का घर चला जाता था, तबाह हो जाता था, 1 लाख से ऊपर नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,30,000 मिलता है। ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के जिन्होंने 7-7 लाख दिया जिसका घर गया। और कहां से दिया? हिमाचल में अपना खर्चों में कटौती करके, जो चोर दरवाजे से राशि जाती थी उसको बंद करके लोगों को 7-7 लाख की राशि दी। और जो आंशिक रूप से घर जिन लोगों के क्रैक हुए उनको भी 1-1 लाख मिला। जो पूरा 1.5 लाख मिलता था, 1-1 लाख देने का आंशिक रूप से जो घर का नुकसान हुआ उनको भी काम किया माननीय मुख्यमंत्री। ये सारा जो बजट का प्रावधान किया, ये जो हिमाचल प्रदेश में पहली बार 26,000 करोड़ की आय हुई, पहली बार बिजली बोर्ड कमाई में आया, तो ये माननीय मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच है। व्यवस्था परिवर्तन इसी को कहते हैं कि ना कुछ केंद्र सरकार से मिलने के बावजूद भी हिमाचल अपने पैरों पे खड़ा है, लोगों की मदद की,
लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने आए, चक्कर मारा और 1500 करोड़ देने की घोषणा की, उससे 15 पैसे भी अभी प्राप्त नहीं हुए। तो आपको लगता है कि ये इंतजार किया जा रहा है कि 27 में उनकी सरकार आएगी, जीतेगी, तब हम अपने सरकार के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं तब ये बजट पास करेंगे? क्या ऐसा लग रहा है? ये डिले क्यों किया जा रहा है? क्योंकि स्थिति अभी युद्ध की चल रही है पूरी दुनिया में। खुदा ना खास्ता ये युद्ध कहीं और डाइवर्ट हो, तब कई बार बजट फ्रीज कर लिया जाता है। ऐसी भी सिचुएशन आती है, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये परिस्थिति जिस तरह की जियोपॉलिटिक्स चल रही है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है कि हिमाचल के हितों की रक्षा कौन कर रहा है, हिमाचल के लोगों की पैरवी कौन कर रहा है, उनका दुख दर्द कौन बांट रहा है। पूरी जनता हिमाचल की जानती है। 2027 के सपने देखें, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये एक इतिहास रचेंगे। माननीय मुख्यमंत्री दोबारा से सत्ता में आएंगे, सरकार रिपीट होगी। ये मैं बता दूं, भाजपा के लोग सपने देखना बंद करें। जी, और एक और बात है, आप खुद गद्दी कम्युनिटी से आते हैं, गद्दी कम्युनिटी का दर्द भी समझते हैं, परंपराएं समझते हैं। सबसे जरूरी बात यह कि गद्दी समुदाय के लिए इस बार पहल योजना की जो बात की गई, हमने जितनी बजट निकलने से पहले गद्दी समुदाय से जब बात की, उन्होंने एक बात कही कि अगर ऊन का बेहतर मूल्य और एक पट्टी बनाई जाती है पारंपरिक तौर पे जो तौर तरीके हैं, अगर उसका दाम हमें चंबा में ही दरबाला या फिर भरमौर में एक सेंटर खोल दिया जाए तो ये आजीविका का साधन बन जाएगा। और आपके पास तो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कंगना जी है यहाँ पर, उनसे प्रमोट भी करवाया जाएगा। पार्टी पक्ष क्या देखना है इसमें जब बात जीर्णोद्धार की जाए तो? और रही गद्दी भाइयों की बात, ये पहले मुख्यमंत्री है, मैं तभी तो कह रहा हूं कि ये बजट ऐतिहासिक है हिमाचल के लिए। ये ऐतिहासिक बजट है, इसमें गांव और गरीब का दर्द दिखा है इस बजट में। ये पहला बजट ऐसा है माननीय मुख्यमंत्री का कि कोई ऐसा वर्ग नहीं है, आपने देखा होगा, आपने पूरा बजट भाषण भी सुना है माननीय मुख्यमंत्री जी का, कोई एक वर्ग आप मेरे को राहुल जी बता दे जिस वर्ग का माननीय मुख्यमंत्री ने ध्यान नहीं रखा। हर वर्ग का ध्यान रखा है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि हमारे जो भेड़ पालक हैं, गुज्जर हैं, चरवाहा हैं, उनके लिए 300 करोड़ की एक पहल योजना लेके माननीय मुख्यमंत्री यहाँ बजट में आए। लेकिन इससे पहले आप बताएं, किसी ने इसके बारे में सोचा तक नहीं। और हमारे जो भेड़ पालक हैं, जिनका पुश्तैनी व्यवसाय है भेड़ पालना, और उससे जो ऊन होती थी उसको बेचने का उनको उचित दाम नहीं मिलता था। यही कारण था कि आज हमारी भेड़ बकरियां कम हो गई। भेड़ पालक हमारे व्यवसाय बंद करके घर बैठ गए क्योंकि उचित दाम नहीं मिलता था। माननीय मुख्यमंत्री ने भेड़ से जो ऊन निकलती है हमारी देसी, जिसको हम ऊन बोलते हैं, आप भी जानते हैं ऊन, उसका समर्थन मूल्य 100 रुपए निर्धारित किया प्रति किलो। तो गद्दी भाइयों में तो खुशी की लहर है कि कोई तो मुख्यमंत्री ऐसा हिमाचल में आया जिसने गद्दियों के बारे में सोचा। ये गदगद है हमारे गद्दी समुदाय के लोग। आपको लगता है कि जो हमने बात की एक सेंटर खोलने की, अगर एक सेंटर चंबा या भरमौर या कांगड़ा कहीं भी खुले, ऊन लेकर जाएं, उसे बेचे, पट्टी लेकर जाएं, बेटे सही दाम बेचे और उसको सही दाम मिले, तो इससे उनकी जीविका पे और असर पड़ेगा और आमदनी बढ़ेगी। बिल्कुल, हमारा बूल फेडरेशन है और हमारे बड़े भाई बूल फेडरेशन में हमारे मनोज जी चेयरमैन हैं। हम सब मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री से इस मांग रखेंगे कि एक इस तरह का एक सेंटर भरमौर में हो और एक कांगड़ा के धर्मशाला, पालमपुर, जहाँ भी वो उचित समझे, और इस तरह के हमारे उत्पाद तैयार होंगे, चाहे पट्टी है, चाहे हमारे एक दूसरी गर्म, उसको गरडू बोलते हैं देसी भाषा में, गरडू होते हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो गद्दी लोग, हमारे समुदाय के लोग तैयार करते हैं। जब उसको बाजार भाव मिलेगा तो वो अपने व्यवसाय को और ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे, तो व्यवसाय को बढ़ावा देंगे। जब व्यवसाय बढ़ेगा, उनका सामान सही दाम पे बिकेगा, तो हमारी गद्दी समुदाय के लोगों की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी और ये एक पहचान भी बनेगी। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि एक सेंटर भरमौर, एक धर्मशाला आदि स्थानों पे खोला जाए। एक सर दुर्भाग्य है, हमने कुल्लू शॉल देखा, कुल्लू टोपी देखी, पर मैंने आज तक कुछ चंबा का शॉल, चंबा की टोपी, और आप जो गद्दी कोट पहनते हैं, आप तो भली बात ही जानते हैं उस कपड़े में या फिर उस जो बनाए प्रोडक्ट में इतना पोटेंशियल है, वो तो इंटरनेशनल मार्केट का प्रोडक्ट है। कहाँ कमी रहेगी सर आपको? ये सरकारों की कमी रही और जो नुमाइंदे रहे हमारे, उनकी कमी रही। अगर ये लोग इस बात को समय समय पर उठाते, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, इस तरह की सोच रखते, तो आज ये हमारा समुदाय कहाँ से कहाँ होता। कमी तो रही है।
सर एक शिक्षा को लेकर बात की गई है कि कोई बच्चा एनआईटी में, आईआईएम में, एम्स में या फिर अन्य संस्थानों पे जो पढ़ेगा, पात्र, कुछ चुने हुए पात्र, उनको सरकार सुविधा देगी, उनका सारा खर्चा उठाएगी, हॉस्टल, मेस, चाहे फीस हो, चाहे उनकी मतलब आम कोई खर्चे हो, मतलब जो जुड़े हुए हैं इससे। कैसे देखते हैं इस स्कॉलरशिप को लेकर एक तरह से? देखिए, तभी तो मैं कह रहा हूं, कौन सा वर्ग है? अगर मैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं अपने बजट भाषण में रखी है हर वर्ग के लिए, अगर मैं उनका एक एक का आपको यहां बताने लगा तो लगभग 4 से 5 घंटे लगेंगे। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो अछूता हो, जिसको लाभ ना दिया गया हो। हमारे जो हिमाचल प्रदेश के छात्र छात्राएं होंगी, जो आईआईएम, आईआईटी, एनआईटी, ये जो उच्च संस्थान है, शिक्षण संस्थान, वहां जाएंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है, और इस योजना के तहत उनका छात्रावास का खर्चा, उनकी फीस, पढ़ाई की फीस, उनका मेस का खर्चा, ये सारा खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उसको उठाएगी। तो कौन सा ऐसा तबका है जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने स्थान ना दिया हो? एक एक वर्ग का ध्यान रखा गया है। भाजपा के पास कहने को कुछ नहीं है। इसीलिए तो भाजपा के विपक्ष के नेता जब माननीय मुख्यमंत्री बजट भाषण पढ़ रहे थे, वो बीच में ही बौखला गए थे। उन्होंने बजट पढ़ने का भी इंतजार नहीं किया कि ये तो बाजी कुछ और है, यहां तो पिटारा कुछ और खुल रहा है, वहां अंदर ही बौखला गए। इनके पास है नहीं कुछ, इन्होंने जनता का कुछ नहीं किया। इन्होंने, आप जानते हैं, जो जल जीवन मिशन के लिए पैसा आया था, उसके लिए रेस्ट हाउस बना दिया आप लोगों ने, और मुख्यमंत्री जी की बात करते हैं। ये तो जन हितैषी मुख्यमंत्री है, ये बजट जन हितैषी है। रेस्ट हाउस को लेकर इस बार एक और बात कही गई है। मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि जो इको टूरिज्म है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, और उसके साथ 50 नए जो रेस्ट हाउस होंगे उसको ऑनलाइन लिंक भी किया जाएगा ताकि आमदनी बढ़ सके। मैं बात करूंगा क्योंकि किसान है, किसान, और कहीं ना कहीं जो रेस्ट हाउस होते हैं ऐसी जगहों पर होते हैं जहाँ पे रिमोट एरियाज हैं या फिर थोड़ा थोड़ा दूर एरियाज जहाँ पर आम आदमी पहुँचता है, रुकता है, आमदनी बढ़ेगी। कैसे देखते हैं इस डिसीजन को सर? ये बहुत बढ़िया डिसीजन है। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, और ये बहुत अच्छी स्कीम है लोगों के लिए। एक सैनिकों के बारे में भी इस बार बात की गई, जय जवान जय किसान, और मैक्सिमम बच्चा जो फौज या पैरामिलिट्री के अंदर सर्विस दे रहा है वो किसान का बच्चा है। चंबा जिले से ही संबंध रखने वाले कई परिवार हैं। उसको लेकर एक वेलफेयर बोर्ड गठन की बात की गई है, जो रिटायर्ड लोग हैं पैरामिलिट्री से। कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, जो ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है कि पैरामिलिट्री कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। मिलिट्री में कौन जाता है? किसान के बच्चे, और किसान मजबूत होगा, किसान के बच्चे पढ़ेंगे तो मिलिट्री में भी जाएंगे, और जब रिटायरमेंट के बाद आएंगे तब भी वो देश की सेवा करेंगे, प्रदेश की सेवा करेंगे। उनके कल्याण के लिए बोर्ड का गठन करने का माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्णय लिया है। ये बहुत ही साहसिक और बहुत बढ़िया, अच्छा निर्णय है। सर एक लाइन में अगर मैं बात कहूं बजट को लेकर, बात तो बढ़िया करने को 3-4 घंटे ऐसे ही लग जाएंगे, पर बड़ी मैं शॉर्ट में बात करूंगा। बजट को लेकर अगर एक लाइन में कहना हो, क्या कहेंगे सर? ये बजट ऐतिहासिक है, मैं पहले भी कह चुका हूं, और ये जन हितैषी बजट है, ये आम जनता का बजट है, ये गांव गरीब का बजट है। विपक्षी दल सुन रहे होंगे, और मैं चाहूंगा अगर कोई बात करना चाहे हमारे माध्यम से, उनका पक्ष भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने जन हितैषी बजट कहा है। दावे तो बड़े किए गए कि जन विरोधी है, जिस तरह से कांग्रेस ने सीधे तौर पे कहा है और एपीएमसी अध्यक्ष ने कहा है, ये जन हितैषी बजट है। बाकी आने वाला समय बताएगा इस बजट का आम आदमी पे क्या असर पड़ता है और कैसे बढ़ोतरी होती है हर सेक्टर में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ बनने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो अगली बार फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पे। आज के लिए हमें इजाजत दे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।